नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ मैं जन्म कुंडली अध्ययन करने के लिए। एक जन्म कुंडली लेकर आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ। ये जन्म कुंडली एक युवती की है। आइए हम सभी मिलकर इस जन्म कुंडली का अध्ययन करेंगे। इसके लिए आप इनकी जन्म की तारीख को नोट कर लीजिए। जन्म की तारीख है 14 सितंबर 1987 और जन्म का समय है दिन में 11:55 और जन्म का जो स्थान है वो शिमला है, हिमाचल प्रदेश। आप इनकी जन्म कुंडली का निर्माण करिए। मैं जन्मकाल के पंचांग के बारे में बता देता हूं। तब तक सोमवार के दिन इन्होंने जन्म लिया, आश्विन मास कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि को, रोहिणी नक्षत्र के तृतीय चरण में, मनुष्यगण, वृषभ राशि। ये भूमि तत्व की राशि है और शुक्र इस राशि के राशिश होते हैं। तो ये जन्म कुंडली आप सबके सम्मुख बनकर के आएगी वृश्चिक लग्न की जन्म कुंडली। वृश्चिक लग्न और राशि वृषभ। वृश्चिक लग्न इस राशि के स्वामी बनते हैं मंगल, जो जाकर के जन्म कुंडली के 10वें भाव में बैठे हैं। सूर्य और मंगल एक साथ 10वें भाव में। लग्न में ही इनके शनिदेव बैठे हैं, जो इस लग्न के कारक ग्रह तो नहीं ही कहे जा सकते हैं, चतुर्थेश और साथ ही साथ तृतीयेश बनकर के लग्न में बैठे हैं। और जैसा कि आप सभी मेरे कार्यक्रम देखने वाले जानते हैं कि शनिदेव का यहाँ पर लग्न में होना परेशानी ही उत्पन्न करेगा, क्योंकि मंगल की दृष्टि लग्न पर। वृश्चिक और मेष में एक थोड़ा सा फर्क है। मेष के अंदर धैर्य की कमी है, तो वो कमी इस वृश्चिक के अंदर भी है। लेकिन मेष सहनशील बहुत ज़्यादा नहीं है, वो घुटता नहीं है, वो कष्ट को बहुत ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करता, ये बर्दाश्त करता है। वृश्चिक के अंदर एक विशेष खासियत ये है कि खुद ही भीतर भीतर घुटता रहेगा, कहेगा नहीं। जो परेशानी है, जो कष्ट है, वो भीतर ही भीतर पीता रहेगा कष्ट को। लेकिन यहां देखा जाए तो लग्न में शनिदेव और मंगल की दृष्टि का लग्न पर होना, शनिदेव यहां भी वही काम करेंगे, कोई कार्य वक्त पर नहीं होने देंगे, और मंगल धैर्य लेने नहीं देंगे। अब यहां गौर करने वाली बात है कि युवती का जो जन्म जातिका का हुआ है वो कृष्ण पक्ष की सप्तमी को हुआ है। यहां से चंद्रमा पापग्रह बन जाते हैं। वो चंद्रमा उच्च के हैं और सप्तम भाव में बैठे हैं, शनि की दृष्टि से दृष्ट होकर के। यहाँ विषयोग का पूर्ण निर्माण माना जाएगा। गुरु के साथ भी चंद्रमा का द्विद्वादश का संबंध बन रहा है उच्च के, लेकिन ये पापग्रह हैं और शनि की दृष्टि से दृष्ट भी हैं, तो विषयोग भी वैसे ही मान्य है और चंद्रमा शुभ ग्रह की गणना में नहीं है, जो कि इस लग्न के सर्वाधिक योग कारक ग्रह बनते हैं। परंतु सप्तम पति का भाग्य भाव का भाग्यपति का जाकर के सप्तम में बैठना, भले वो पापग्रह हो, भाग्यपति का जाकर के सप्तम में बैठना ये अवश्य है कि जातिका का विवाहोपरांत विशेष भाग्योदय को ये प्रदर्शित करता है। अब सीधे इनके प्रश्नों की ओर चलते हैं और साथ ही साथ समय समय के साथ इनकी कुंडली का भी हम अध्ययन करेंगे। यहाँ प्रारंभ में एक बात और बता दूं आपको कि जो शुक्र इनकी कुंडली में नीच राशि में आपको लाभ भाव में दिखाई पड़ रहे हैं, एकमात्र ये ग्रह ऐसे हैं जो चलित में बदल रहे हैं और फल दशम का दे रहे हैं। बाकी सभी ग्रह यथावत स्थिति में है। जातिका को वर्तमान समय में गुरु की महादशा और गुरु की महादशा में बुध का अंतर चल रहा है। और षडबल अगर इनका देखा जाए तो षडबल में सबसे बलवान इनकी कुंडली में सूर्य दिखाई पड़ते हैं, जो कि इस कुंडली के 10वें भाव में 27 अंश पर खुद की राशि में बैठे हैं। 27 अंश पर है, सो मृत अवस्था में है, लेकिन खुद के नक्षत्र में है। दिन का जन्म है इनका, सूर्य दिग्बली स्थिति में है और गुरु से दृष्ट होने के कारण उनको दृग्बल भी मिल रहा है, तो स्थान बल भी मिल रहा है, दृष्टि बल भी मिल रहा है। तो ये हर तरह से सूर्य इस कुंडली में बली है, जो कि बहुत अच्छा है। अब इनका जो पहला प्रश्न है, मेरे ग्रह मेरे पति के लिए कैसे हैं, क्या मैं उनके लिए लकी हूं या नहीं। क्या कमाल का प्रश्न पूछ लिया, पहला ही प्रश्न। ये कोई कहने की बात है कि आप लकी हैं या नहीं, ये भी कहीं पूछने की बात है। निसंदेह आप लकी हैं। आपके आने से उनके जीवन में निसंदेह बदलाव हुआ होगा। बल्कि मैं तो ये भी कहूँगा, वो सुन अगर रहे हो तो सुने कि आप के आने से जो नहीं था उनके जीवन में वो सब कुछ आया होगा।
तो इसमें कहीं कोई दो मत नहीं, आप बिल्कुल लकी हैं उनके लिए। खैर, पति के लिए कैसे हैं? ये है आपकी कुंडली का सप्तम भाव जो आपके पति का घर है, और इसके स्वामी नीच का फल तो दे रहे हैं, लेकिन नीच राशि में है, लेकिन फल वो दशम का दे रहे हैं, सो चिंता की बात नहीं। परंतु सप्तम भाव पर शनि की दृष्टि है, थोड़ी सी मानसिक अशांति और परेशानी तो पति को होगी ही, लेकिन कोई बात नहीं, लकी तो आप हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं, उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं। मेरे पैसे कमाने के क्या योग है, मेरे पास कितने पैसे होंगे, बस आप कमाना शुरू कर दीजिए तो धन की कोई दिक्कत नहीं। इस कुंडली में धनेश बस ऋण में जाकर के बैठ गए हैं षष्ठ भाव में, तो ये थोड़ी सी चिंता तो है, लेकिन लाभ भाव में लाभेश महाधन योग बनाए हुए हैं, तो ये थोड़ी सी चिंता है। बाकी अगर देखा जाए तो धनेश जब षष्ठ में बैठे तो धन संचित नहीं होने देते, बल्कि ऋण में डाल देते हैं, तो ये थोड़ी चिंता आती है। लेकिन आपके पास पैसा होगा, उसकी चिंता नहीं करना, क्योंकि ये जो महाधन योग बना हुआ है बुध के कारण, वो अपने आप में प्रभावी है, तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति है, और आपके पास बहुत अच्छा पैसा होगा। अब कितना पैसा होगा, पहले तो आप काम करना शुरू करिए, कार्य क्षेत्र में आइए। हाँ, ये जरूर कहा जाएगा कि लाभ भाव में लाभेश का होना, केतु के साथ होकर के बैठना, और केतु बुध के साथ, बुध की राशि में, बुध के नक्षत्र में भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो ये एक बहुत अच्छी स्थिति है कि 5 गुना अधिक उनके बल को बलि कर देंगे, तो लाभ आपकी कुंडली में बहुत मजबूत है। तो इस हिसाब से भी देखा जाए तो आप अपने पति के लिए लकी सिद्ध हुई। मेरे विदेश जाने का योग है क्या, मैं वहां सेटल हो पाऊंगी? स्वदेश पति आपकी कुंडली में जाकर के लग्न में बैठे हैं, विदेश पति आपकी कुंडली के लाभ में फल दे रहे हैं कर्म का, और परमानेंट विदेश पति जाकर के लाभ में बैठे हुए हैं। देखिए, वैसे तो आपकी कुंडली में प्रबल विदेश गमन के योग लगे हैं, लेकिन सवाल उठता है कि ज्योतिष देश, काल और परिस्थिति का विज्ञान है। कोई प्रश्नकर्ता अगर प्रश्न कर रहा है तो जवाब देने वाले को यह सोचना और समझना होगा कि क्या केवल आप ऐसे ही विदेश चले जाएंगे? विदेश जाने के बहुत सारे नियम है, और वैसे विदेश नेपाल आप हो आइए जाकर के, तो विदेश तो ये भी जाना हुआ, लेकिन विदेश में आपने कहा सेट हो जाना, तो इसके लिए ऐसा तो है नहीं कि पति बच्चे सबको छोड़ करके आप सीधा जाकर के विदेश में सेट हो जाइएगा, ये कभी संभव नहीं है। फिर आपके बच्चे की कुंडली में, कहीं ना कहीं आपके पति की कुंडली में, क्योंकि मुख्य रूप से तो वही आपके आगे आगे जाएंगे और पीछे पीछे आप जाएंगी, अगर आप खुद अभी वर्किंग नहीं है, तो उस अवस्था में पहले उनकी कुंडली क्या कहती है, क्या उनकी कुंडली में विदेश गमन के योग हैं या नहीं। हाँ, आपकी कुंडली में विदेश गमन के योग हैं। अगर आपके पति की कुंडली में भी विदेश गमन के योग हैं तो 100% आप इसे विदेश गमन और विदेश में सेट होने के लिए समझ सकती हैं। क्या मेरे लिए व्यवसाय अच्छा रहेगा और मैं किस उम्र में अपना व्यवसाय कर पाऊंगी? वस्त्र या ज्वेलरी का काम करना चाहती हूं, क्या यह संभव है? वृश्चिक लग्न की कुंडली है, वैसे तो इस लग्न के जातकों को नौकरी करनी चाहिए, लेकिन अगर आप व्यापार करना चाहें तो कोई दिक्कत मुझे नहीं दिखाई पड़ती, आप बिल्कुल करिए। आपने जैसा कहा कि मैं वस्त्र या ज्वेलरी से संबंधित काम करना चाहती हूँ, देखिए इस कुंडली में अगर देखा जाए तो शुक्र कर्म का फल दे रहे हैं, और कपड़ा का जो क्षेत्र है वो इन्हीं के अधिकार में आता है। ज्वेलरी, उसमें भी देखा जाए तो हीरा ये शुक्र के प्रभाव में आता है, लेकिन बाकी सोने इत्यादि की जो चीज़ें होती हैं वो सब गुरु के प्रभाव में आता है। ये दोनों ही व्यापार कोई बहुत श्रेष्ठ स्थिति में नहीं है, तो आप, मुझे लगता है कि इन दोनों में विचार कर लें और तभी व्यापार शुरू करें। ये दोनों के दोनों बहुत श्रेष्ठ स्थिति में व्यापार नहीं है। वैसे फिर भी अगर देखा जाए तो लग्न का मान आपकी कुंडली में 10 अंश है, सूर्य आपकी कुंडली में 27 अंश और चंद्रमा आपकी कुंडली में 19 अंश। सूर्य से 10 घर आगे आने पर चंद्रमा दिखाई पड़ रहे हैं, तो चंद्रमा से रिलेटेड, चंद्रमा से संबंधित व्यापार करना आपके लिए कहीं ज़्यादा श्रेष्ठ होगा। तो चंद्रमा से संबंधित अगर कोई व्यापार आपके मन में है और वो भी पति के साथ मिल करके, तो आप कर सकती हैं। चंद्रमा से संबंधित व्यापार, लिक्विड व्यापार, जैसे वो दूध हुआ वो चंद्रमा के प्रभाव में आता है, पानी हुआ वो चंद्रमा के प्रभाव में आता है, तो चंद्रमा से संबंधित चीज़ों का आप काम करिए, चंद्रमा से रिलेटेड व्यापार आप करिए, इसमें आपको सफलता मिल जाएगी। मेरा अपने परिवार के साथ कैसा संबंध रहेगा? क्या मैं हमेशा अपने परिवार के साथ रहूंगी या मेरा पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा? देखिए, परिवार आप किसको कहती हैं, इसको या इसको? यहाँ 2 बातें हैं। एक परिवार होता है आप, आपके पति, आपका बच्चा, और दूसरा होता है ये चतुर्थ भाव, इसमें सब आ जाते हैं, इसमें सब आ जाते हैं। साथ साथ अगर हम इस भाव को भी साथ ले लें तो बाकी के कुटुंब वाले भी आ जाते हैं, जैसे आपके पति के भाई हुए, आपके पति के पिता के
भाई और उनके बच्चे हुए, वो सब यहाँ आ जाएंगे। और ये जो 4-5 लोग हैं, जैसे आपके पति, आपके पति के पिता, माता इत्यादि, उनके अगर भाई वगैरह हैं तो वो सब यहाँ आएंगे। आप किन के साथ की बात कर रही हैं? इनके साथ, इनके साथ, या इन सभी के साथ? कुटुंब का साथ तो नहीं है, वो षष्ठ में चले गए हैं। ये शनिदेव जो है जाकर के लग्न में बैठे हैं तो परिवार का साथ आपको रहेगा हमेशा। वो जुड़े रहेंगे, साथ रहें तो दूर रहें तो परिवार के सदस्य जुड़े रहेंगे आपसे, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। कुटुंबी जन साथ नहीं है, लेकिन परिवार के जो सदस्य हैं, जिसमें मैंने बताया आपके सास ससुर हो सकते हैं, आपके अपने माता पिता हो सकते हैं, वो सब आपके साथ जुड़े हुए हैं। अब हमेशा, तो इस धरती पर कोई हमेशा रहने तो आया नहीं है, तो इस सवाल का तो कोई जवाब सोचना ही नहीं है। हाँ, जब तक है तो साथ है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। मेरे जीवन में सुख की क्या दशा है? क्या मेरा जीवन सुखी रहेगा? आपके सुखेश लग्न में बैठे हैं और यही सबसे बड़ी दुख की बात है। नहीं, सामान्यतः देखा जाए तो शनिदेव ऐसा फील कराते हैं कि ये दुख की बात है जब सुखेश बन करके वो लग्न में चले जाएं, लेकिन है सुख की ही बात। अगर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो शनिदेव के हमेशा अंत का विचार किया जाता है कि अंत, हम किसी भी ग्रह के, शनिदेव क्यों, जीवन में हर चीज का अंत देखा जाता है। अंत भला तो सब भला। तो शनिदेव रिजल्ट थोड़ा विलंबित कराते हैं। तो सुख तो है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं। लेकिन अभी हाल फिलहाल एक राशिफल के कार्यक्रम में मैंने बताया था कि लग्न में, चतुर्थ में, सप्तम में, एकादश में अगर शनिदेव बैठे हैं तो इस बात को जान लीजिएगा कि पूर्व का कुछ ऐसा प्रारब्ध है जिसका भोग करने के लिए आपको भेजा गया है, और वो शनिदेव रगड़ के छुड़ाएंगे। पहले वो भोग खत्म करेंगे, और वो इतना रगड़ेंगे कि आप उसके लिए तो तैयार ही रहिए, वो पीछा नहीं छोड़ने वाले। तो यहाँ पर शनिदेव बस सुख है, सुख में कोई कमी नहीं है, लेकिन थोड़ा धैर्य रखिएगा। विलंबित सुख है, हर चीज मिलेगा, लेकिन धैर्य बहुत ज़्यादा रखना होगा, बहुत से भी बहुत ज़्यादा। जहाँ आपने धैर्य खोया वहीं आपकी मुश्किल बढ़ेगी, तो धैर्य मत खोइए। भगवान की कृपा ये है, प्लस पॉइंट ये है कि अभी महादशा आपके पक्ष वाली चल रही है, गुरुदेव की महादशा चल रही है। आगे आपने पूछा है मेरा स्वास्थ्य कैसा रहेगा, मैं हमेशा छोटे छोटे रोगों से ग्रस्त रहती हूँ, क्या ये कोई गंभीर बात है? देखिए, देव गुरु ही षष्ठ भाव में बैठे हैं, रोगेश आपकी कुंडली में मंगल ही बनते हैं जो कि लग्नेश है, और सबसे बड़ी बात है आपकी कुंडली में शनिदेव का लग्न में बैठना, ये रोग के कारक है। मेरे कार्यक्रम को अगर आप देखती हैं तो आपको पता होगा, मैंने कहा कि काल पुरुष का जो विषाद है, दुख है, वो यही है। हर ग्रह का अपना अपना डिपार्टमेंट है, हर ग्रह का अपना अपना प्रभाव है। तो शुक्र जैसे सुख हैं, शनि वैसे दुख हैं, तो आपके लग्न में ही बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपना काम तो करेंगे। मैंने एक और बात कहा था कि ग्रह चाहे कितना भी शुभ क्यों न हो, ग्रह का चाहे जितना अच्छा प्रभाव देने वाला क्यों न हो, लेकिन अगर वो पापक ग्रह है तो अपना चौथाई कष्ट देगा ही देगा। तो यहाँ तो शनिदेव कारक ही नहीं है, तो वो लग्न में बैठे हैं, तो स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं प्रतिकूलता रहेगी। मेरा ध्यान और समय हमेशा इसी में रहता है, मेरे जीवन में आलस्य क्यों है, मेरे ग्रहों की क्या स्थिति है और कौन से योग हैं, ये इनका आखिरी प्रश्न था। देखिए, आलस्य की बात अगर करी जाए तो चंद्रमा की दृष्टि लग्न पर होना और शनिदेव का लग्न में होना, यहाँ एक बात नोट कर लीजिएगा, सभी लोग सूत्र याद करिएगा कि शनिदेव कर्म के कारक हैं। आज कर्म प्रधान मानते हैं आप शनिदेव को, लेकिन शनिदेव भी आपको आलसी बनाते हैं, इस बात का बड़ा ख्याल रखिएगा। आप पूछिए कैसे शनिदेव आलसी बनाते हैं, मैं बताता हूँ। चंद्रमा आलसी बनाते हैं तो मैंने बताया क्योंकि उनका स्वभाव घटना और बढ़ना है, इसलिए वो आपको आलसी बना देते हैं। शनिदेव कैसे आलसी बनाते हैं? इंसान के जीवन में कर्म का जो प्रवाह है वो उत्साह से जुड़ा हुआ है। आपने कोई काम किया और काम करने से आपको फायदा मिला तो आप और बढ़ चढ़ करके काम करते हैं। कोई भी आप उदाहरण ले लीजिए, आप अपने जीवन का ले लीजिए, इनको छोड़िए, अपने जीवन का ले लीजिए। आप जब कोई काम करते हैं और उसमें आपको सफलता मिल जाती है तो आप क्या करते हैं? आप दुगने उत्साह के साथ और प्रयत्न करते हैं। और जरा सोचिए कि आप खूब काम कर रहे हों और रिजल्ट ना मिले, तब तो आप उदासीन हो जाते हैं। और जब इंसान उदासीन हो जाता है तो उसकी दिलचस्पी काम में होती ही नहीं है, उसका मन काम में फिर नहीं लगता, और फिर उस अवस्था में परेशानी बनने लगती है, आलस्य आने लगता है। इसको आलस्य नहीं कहेंगे, इसको आप ऐसे ले लीजिए कि मन ही नहीं लगता काम में। तो आलस्य के दृष्टिकोण से देखा जा सकता है, बस, और कुछ नहीं। तो ये शनिदेव के कारण होता है। अब बात आती है आपके पूरे कुंडली की। फिर से उसी प्रश्न पर आते हैं, आप अपने पति के लिए लकी हैं या नहीं? प्रश्न ही आपने इतना गंभीर पूछ दिया पहले ही बार में
कि आप अपने पति के लिए लकी हैं कि नहीं। इस दुनिया में हर कोई अपने लिए लकी होता है, कोई किसी के लिए न तो दुर्भाग्य लाने वाला और न सौभाग्य लाने वाला, कोई किसी के लिए ऐसा नहीं होता, कोई भी नहीं। फिर आप कहेंगे कि शास्त्री जी आपने एक वीडियो बनाया था बच्चे के लिए कि किस लग्न को लेकर के आपका बच्चा जन्मा है, तो वो तो हुआ ना हमारे प्रारब्ध को दर्शाने वाला, हमारा भाग्य दर्शाने वाला। ये भी यहां ध्यान रखिए कि वो आप ही का प्रारब्ध है जो वो लेकर के आया है, वो दिखा रहा है, वो भी आपका है, उसमें उसका कोई दोष नहीं। अगर आपका बच्चा आपके बुरे भावों को लेकर के आया है, आपको कष्ट दे रहा है, तो ये आपका प्रारब्ध है, उसमें उसका कोई लेन देन नहीं, उस कुछ है ही नहीं। अगर आपका बच्चा आपका सम्मान करता है श्रवण कुमार के समान, एकदम से आपका आज्ञापालक बालक है, तो ये आपका प्रारब्ध। और अगर आपका बालक आपको बेइज्जत करता है, बदनाम करता है, तो ये भी आपका प्रारब्ध। हर अवस्था में ये कहीं ना कहीं आपका ही प्रारब्ध है और आप अपने इस प्रारब्ध को भोगने के लिए यहां पर आए हैं। रही बात इस पूरी जन्म कुंडली की, ये जन्म कुंडली मैं जहां तक भी देख रहा हूं, पैसा है इस कुंडली में, कहीं कोई संशय नहीं। मैंने बताया था महाधनी योग है, लेकिन आपके पास धन संचित होने में और कहीं किसी को पैसा दे दिया तो फंसने में कहीं कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली। पैसा जहां जाएगा वहीं डूब जाएगा, वहीं फंस जाएगा, इस बात का ख्याल रखिएगा। तो एक व्यापारी कहीं ना कहीं व्यापार में उसकी ऐसी स्थिति आती ही है कि उसे पैसा देना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है, तो पैसा वहां फंसेगा, आपका पैसा वहां डूबेगा। हालांकि ये डरने की बात नहीं है, एक व्यापारी इन चीजों से आंख अगर बंद नहीं करेगा तो वो व्यापार कैसे करेगा। आपका जो लग्न है वो वृश्चिक है और राशि आपकी जो है वो वृषभ है। ये दोनों के दोनों को अगर देखा जाए तो ये स्थिर है, अर्थात आपके जीवन काल का जो विकास का क्रम है वो थोड़ी मध्यम स्थिति में है, धीमे 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 धीमे। इसी रफ्तार को स्वीकार करिए, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसी रफ्तार के साथ आप आगे बढ़िए, यही रफ्तार आपको सफलता देगा। दूसरा, सप्तम भावगत ये जो चंद्रमा है, ये चंद्रमा पापग्रह बन गए हैं, लेकिन आपकी कुंडली में देखा जाए तो भाग्यपति बनकर के सप्तम में बैठे हैं। ये बहुत अच्छी स्थिति है, इसको मैं अच्छा ही मानता हूं। और जैसा मैंने कहा, इसी चंद्रमा से संबंधित व्यापार आप पति के साथ जुड़ करके करिए तो आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। गुरु की महादशा भी आपको चल रही है, गुरु में बुध का अंतर चल रहा है। आप कोई बहुत ज्यादा चिंता की आवश्यकता अगर नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है, तो व्यापार अभी भी शुरू कर सकती हैं। इस कुंडली में अगर देखा जाए तो दुर्योग के रूप में शनि चंद्रमा का आमने सामने का संबंध, ये विष योग, और वहीं बुध केतु की युति से यहाँ दुर्योग जड़ बनता है, लेकिन उसकी चिंता की आवश्यकता नहीं। अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने, केतु यहाँ बुध के बल को 5 गुना अधिक बली कर देंगे, फलस्वरूप वो ठीक है। तो यहाँ एक जो दिखाई पड़ रहा है विष योग, अगर हम इसको ठीक कर लें तो बहुत हद तक इस कुंडली का हम अच्छा लाभ ले सकेंगे। क्या करें? तो या तो विष योग की शांति कराएं, दूसरा घर के आसपास शिव मंदिर ढूंढिए और शिव मंदिर में जाकर के प्रत्येक सोमवार को शिवलिंग के ऊपर दूध अर्पित करिए। पूर्णिमा के दिन सायंकाल चंद्रमा को दूध से अर्घ्य प्रदान करिए और रात्रि में बहुत देर तक जगने की गलती मत करिए। आपके चंद्रमा को मजबूत बनाइए। चंद्रमा उच्च राशि में दिख रहे हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जा रहे हैं, पहले तो पापग्रह के रूप में और ऊपर से शनि की दृष्टि से दृष्ट होने के कारण। चंद्रमा मन है और चंद्रमा जब ठीक रहेगा तो वही आपकी कुंडली में अगर देखा जाए तो सर्वाधिक योग कारक ग्रह, और योग कारक ग्रह कमजोर पड़ जा रहा है, तो इसको ठीक करिए। जो उपाय मैंने आपको बताया इसको करके सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिए। सूर्य आपकी कुंडली में षडबल में सबसे बली, परंतु अगर पॉइंट के दृष्टिकोण से देखें तो ये थोड़े से कमजोर पड़ जा रहे हैं मृत अवस्था में, लेकिन षडबल में बली हैं, सो आपको बहुत अच्छा ये फल देंगे। सो सूर्य को अर्घ्य नियमित दीजिए। किसी भी कारण से आप आपके बाकी के जो दिन होते हैं जहां आप अस्वस्थ होती हैं उसको छोड़ के बाकी आप हर दिन सूर्य को अर्घ्य प्रदान करिए। इससे आपके सूर्य को बल मिलेगा, और सूर्य को बल मिलेगा तो जीवन में सब कुछ मिल जाएगा। मंगल आपकी कुंडली के 10वें भाव में शुक्र के नक्षत्र में जाकर के बैठे हुए हैं। आप
चाहें तो एक मूंगा धारण कर सकती हैं, लेकिन मैंने बताया था कि अगर मान लिया जाए कि मंगल लग्नेश है और षष्ठेश है, तो षष्ठेश का दोष मंगल को नहीं लगता। ये शुक्र और मंगल के साथ होता है कि उनको इसका दोष नहीं होता। लेकिन अगर बात आए कि इस भाव का प्रभाव देगा कौन, तो वो मंगल ही देगा। तो अगर हम मंगल को रत्न दें जो कि ऑलरेडी 20 अंश पर है, तो उससे कहीं ना कहीं स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी, पैसा फंसना, डूबना इत्यादि होगा। तो मैं आपको कभी सलाह नहीं देता कि मूंगा इत्यादि पहनिए। तो एक मतलब, इसका एक मतलब क्लियर हुआ कि रत्न आप ना पहने, रत्न आपको नहीं पहनना। पूजा पाठ से ही इस कुंडली को ठीक किया जा सकता है। तो गिनती के 3 उपाय मैंने आपको बताए, इन तीनों उपायों को आप अपने जीवन काल में कर लीजिए। भगवान विष्णु की आराधना करिए। आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ प्रयास करके गुरुवार के गुरुवार या गजेंद्र मोक्ष का पाठ, दोनों में से कोई एक पाठ आप चुन लीजिए जो आसान गजेंद्र मोक्ष है। तो गुरुवार के गुरुवार गजेंद्र मोक्ष का पाठ कर लीजिए। गुरुवार का व्रत करिए, ये आपके लिए बेहद आवश्यक है। गुरुवार का व्रत आपके लिए बहुत ज़्यादा कठिन नियम नहीं होगा, आप सामान्य नियमों के साथ गुरुवार का व्रत करिए। इससे आपके लिए, आपके पति के लिए, आपके बच्चों के लिए, सबके लिए बढ़िया होगा। और फिर आप लकी भी हो जाएंगे, और तो वो आप कर लीजिए। बस इतने उपायों को अपने जीवन में जोड़ लीजिए, अपने से आत्मसात कर लीजिए। बाकी आपको इस पूरी कुंडली में कहीं फिर कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं पड़ जाएगी। गुरु की महादशा के बाद शनिदेव की महादशा आएगी, और शनिदेव की महादशा में परेशानी बढ़ेगी। उससे बचने का एक ही रास्ता है कि अभी से शिव जी की शरण में चले जाइए। जो मैंने शिव जी को दूध चढ़ाने के लिए सोमवार के सोमवार कहा, वो शुरू कर दीजिए। भगवान ने चाहा तो आपकी परेशानियां कम हो जाएंगी पूरी तरह से। तो प्रिय दर्शकों, इनके इतने प्रश्न थे और इन्हीं प्रश्नों का जवाब लेकर के मैं इस कुंडली में उपस्थित हुआ था। आप भी इस कुंडली को एक नज़र देख लीजिए। अभी तक आप देख ही रहे हैं। कोई ऐसा पॉइंट जो मुझसे छूट गया है, कोई ऐसा उपाय जो आपको लगता है इनको करना चाहिए, हमेशा स्वागत रहता है आपका। विशेष करके कुछ अच्छी बातें कहनी है, विशेष करके ये अपने पति के लिए और लकी साबित हों इसके लिए, तो वो उपाय ज़रूर, वो बातें ज़रूर अपने कमेंट में आप लिखिएगा। आज के लिए बस इतना ही। इजाज़त दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।